हिंदी माध्यम से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए भविष्य निर्माण के यूट्यूब चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज के वीडियो में हम आज संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं, संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज हम अपना वीडियो। सबसे पहले शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आवश्यक है शासन व्यवस्था? तो प्राचीन काल में मानव जीवन जो था आखेटक जीवन जीता था। मानव समूहों में नहीं रहता, बल्कि अकेले अकेले इधर उधर घूम फिर कर अपना जीवन बसर करता। लेकिन जब मानव विकास की ओर अग्रसर हुआ, समूहों में रहने लगा, समूहों से गांव बने, गांव से राज्य, राज्य से बड़े बड़े देश बने। तो समूहों में रहने के बाद विभिन्न प्रकार के विकास के लिए शासन व्यवस्था बहुत ही आवश्यक पड़ी। तो शासन व्यवस्थाएं कई प्रकार की थी। पहला, जिसमें राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता? प्राचीन काल में राजतंत्र ज्यादा प्रचलित था, है ना। राजतंत्र होता क्या है? तो राजतंत्र जिसमें राजा वंशानुगत चुने जाते हैं। राजतंत्र में क्या होता है? राजा वंशानुगत होता है। वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत कहने का मतलब, अगर मैं राजा हूं तो मेरे बाद मेरा पुत्र राजा होगा, उसके बाद उसका पुत्र राजा होगा, और ये वंश परंपरा बढ़ती चली जाती है और उसी परिवार का कोई सदस्य राजा बनता है। ये होता था राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र में कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होने लगी, कई प्रकार के दोष उत्पन्न हुए, जिससे काफी विद्रोह, काफी आंदोलनों के बाद ये राजतंत्र अब परिवर्तित हो चुका है। किस रूप में? लोकतंत्र के रूप में। राजतंत्र को समाप्त कर अब पूरा विश्व लोकतंत्र को अपना रहा है, अपना चुका है। विश्व के अधिकांश देशों में अब इस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होता क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो लोक और तंत्र, लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जनता, लोग, और तंत्र का मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन। ये इसका संक्षिप्त रूप है, संकुचित रूप है। और भी इस पर चर्चा करें तो लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी का इंग्लिश शब्द डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी से दो यूनानी वर्ड डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है, डेमोस का अर्थ भी होता है जनता, और क्रेसिया का अर्थ भी होता है शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ भी यहाँ पे जनता का शासन ही निकल के आता है, लेकिन ये इसकी संकुचित परिभाषा है कि केवल जनता के शासन को हम लोकतंत्र कह दें। जनता इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया अमेरिका के एक महान राजनीतिज्ञ और बाद में वो बने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया और क्या परिभाषा दी ये जान लें। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। क्या कहा उन्होंने? लोकतंत्र जनता का, किसके लिए? जनता के लिए। और किसके द्वारा? तो जनता के द्वारा ही किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। आज विश्व के अधिकांश देश, चाहे भारत, श्रीलंका, बगल में पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अधिकांश देशों ने इस लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है। अब लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सीधे भाग लेती है। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें नियम और कानून बनाने के लिए जनता सीधे सीधे भाग लेती है, एक स्थान पर एकत्रित हो गई और जिस विषय पर भी नियम बनाने हैं उस पर चर्चा करके जनता अपना मत प्रदान करती है और उसके आधार उसी मत के आधार पर, उसी विचार विमर्श के आधार पर नियम और कानून बना लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव
नहीं है। विश्व के एकमात्र देश स्विट्जरलैंड केवल स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे कहा जाता है। ये केवल 10th के लिए ही नहीं बल्कि 9th और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है? नियम और कानून बनाने के लिए जनता सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, तब उस लोकतंत्र, उस तरह के शासन को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा लोकतंत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में है अभी, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है बल्कि अपने लिए क्या चयन करती है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जिसमें जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है बल्कि क्या करती है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रतिनिधि बोले तो नेता, वोट देकर के अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मुखिया का चुनाव करती है। और वही प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर, या तो केंद्र स्तर पर, या राज्य स्तर पर, या पंचायती राज व्यवस्था, किसी भी स्तर पर जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं। नियम और कानून बनाने का अधिकार भी इन्हीं प्रतिनिधियों के पास होता है, इन्हीं प्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है। नियम और कानून बनाने के लिए जनता सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर के क्या करती है? अपने लिए नेता का चुनाव करती है और वही नेता, वही प्रतिनिधि उनके लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो ये था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज विश्व के अधिकांश देश, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ब्रिटेन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सभी जगहों पर, यानी कि विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है। अब बात आती है कि क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी प्रकार हैं? तो हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो भागों में बांटा गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार, एकात्मक शासन व्यवस्था
और दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानता होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था सत्ता के केंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीकरण सिद्धांत, पूरा देश एक केंद्र के प्रति जिम्मेवार होगा। एक सरकार, पूरे देश में एक सरकार होगी। जिसको कि क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में सारे की सारी जिम्मेवारी श्रीलंका की सरकार की होती है। श्रीलंका के केंद्र में ये सरकार बैठती है और पूरे देश पर एक ही सरकार पूरे श्रीलंका पर शासन करती है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था देख लें, जिसमें कार्यों को, जिस शासन व्यवस्था में देश हित से संबंधित कार्यों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शासन स्तरों पर विभाजित विभिन्न शासन स्तरों पर विभाजित कर पूर्ण किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब कार्यों को हम क्या कर देते हैं? विभिन्न सरकारों में बांट देते हैं। इसमें 2 प्रकार के शासन कार्य, जब विशेषता पर चलेंगे तो संघात्मक शासन व्यवस्था के विशेषता को व्यापक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो विकेंद्रीकरण, बांट देना, क्या करते हैं? कार्यों को बांट दिया जाता है। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र अलग होता है, राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र अलग होता है। राज्य में भी और छोटी छोटी शासनात्मक इकाइयां
जैसे कि ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति, जिला परिषद आदि क्षेत्रों में बांट करके हम संघात्मक शासन व्यवस्था में लोगों के पास विकास संबंधी महत्वपूर्ण चीजों को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या कार्यों को विभाजित करके पूरा करना। तो इस तरह से हमने देखा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं और वे कितने प्रकारों में विभक्त होते हैं। यहां पर एक आपका क्वेश्चन बनता है, आप लोग लिख करके कमेंट में बताइएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। एक चीज और, इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में देश जो होता है राज्यों का संघ होता है, विभिन्न राज्यों का संघ। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और ये 28 राज्यों का एक संघ है। 28 है कि 29? 28, 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद यहां 28 राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। आपके संविधान में उद्धृत है कि भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो हमने देखा संघात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा, विशेषता हम लोग अगले वीडियो में कर लें, इसका एक और पार्ट बना लें तो ज्यादा बेटर होगा। उसको विशेष तौर पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग केवल और केवल संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।